Hello friends, welcome again into second part of this video lecture. Our topic is a poem No Manner Foreign by James Kirkup, which is in Tulip series, book of 9th class. We have already talked about the general structure and the central idea or the theme of the poem, that is No Manner Foreign, in part 1 of this video lecture. Today we will go for the second stanza of the poem because we have already discussed the first stanza of the poem in part 1. So here is the second stanza. They too are way of sun and air and water, are fed by peaceful harvests, by war's long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. तो इस स्टेंजा में अगर आप देखेंगे तो पॉइंट जो है तो वो कह रहा है कि चाहे आप दुनिया के किसी मुल्क में जाइए, ये जो चढ़ता हुआ सूरज है, ये जो हवा, ये जो पानी है, तो बिल्कुल इसमें कोई फ़र्क नहीं है। आप कहते हैं किसी इंसान को ये फॉरेनर है, ये दूसरे मुल्क का है, ये मेरा एनिमी है, दुश्मन है, आप देख लीजिए जो भी ज़िंदा रहने के लिए चीज़ें चाहिए तो वो यकसा हैं। हम उसी सूरज की गर्मी से ज़िंदा रहते हैं, चाहे ये तमाम प्लांट्स की बात करें, चाहे फिर एयर की बात करें, चाहे फिर आप वाटर की बात करें, तो वहाँ पे तो कोई फ़र्क नहीं है। फिर आपने इंसानों में कहाँ से फ़र्क लाया? इस बात की तरफ जेम्स किर्कअप इशारा कर रहे हैं और इसी में कह रहा है कि आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्टर्स बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टावर्ड, यानी जो भी मुल्क उसके लोग जब किसी जंग में फंस जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए मेटाफर का यूज़ हुआ है, आगे इस पर बात करेंगे कि वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टावर्ड, यानी जहाँ किसी मुल्क के लोग जंग में फंस जाते हैं, उनको फाका कशी करने पे मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि जंगी हालात ही ऐसे होते हैं, तबाही होती है, बर्बादी होती है। तो फिर जब पीसफुल हार्वेस्ट, वहाँ अमन आता है, जब वो जंग के सूरत हाल दूर हो जाते हैं, जहाँ जब उस मुल्क में फिर वहाँ पे पीस आ जाता है, तो पीसफुल हार्वेस्ट क्रॉप का यह मतलब है कि तब जाके वो आराम की ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं, तब जाके वो ज़िंदगी के जो भी काम होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से वाबस्ता क्यों ना हो, फार्मिंग हो या और प्रोफेशन हो, तो जब पीसफुल एनवायरनमेंट उस मुल्क में होगा तभी उसके लोग भी पीसफुल रह सकते हैं। वरना जिस मुल्क में जंगी हालात होते हैं तो वहाँ के लोग फाका कशी पे मजबूर हो जाते हैं। देयर हैंड्स आर आवर्स एंड देयर लाइन्स वी रीड ए लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, तो उस जगह के लोग भी, इन्हें दूसरे फॉरेनर जिनको आप कहते हैं दूसरे मुल्कों के लोग, वो भी उसी तरह मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं जिस तरह हमारे मुल्क के या हम मजदूरी या मेहनत करते हैं। तीसरे स्टैंजा की तरफ चलेंगे। यहाँ पे रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन एंड अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे तीसरे स्टंजा में यही कह रहा है, दोबारा मैंने पहले कह चुका हूँ ये बात कि जेम्स किर्कअप बार बार कह रहा है कि हमें यूनिवर्सल ब्रदरहुड को कायम करना है। तो ये सारी जो पोएम है इससे मानो सराबोर है, इट इज़ फिल्ड विद द मैसेज दैट वी हैव टू गो फॉर द यूनिवर्सल ब्रदरहुड, नो मैन आर फॉरेन। तो इस स्टंजा में वही बात है, रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर्स एंड वेक, कि वो भी हमारी तरह, उनकी आंखें भी हैं, हमारी भी आंखें हैं, वो भी जागते हैं, उठते हैं, सोते हैं, तो हमारी तरह, यानी यहाँ पे इक्वालिटी लाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे हमें उस बात की तरफ जेम्स किर्कअप खींचना चाहता है कि आप किस चीज़ पे, किस चीज़ की बिना पे आप कहते हो कि वो हमारा दुश्मन है, वो हमसे अलग है, वो दूसरा इंसान जो किसी दूसरे मुल्क, सारी चीज़ें जो नेचर ने बनाई है वो तो एक जैसी आप में। और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन recognize and understand। तो हर एक इंसान को, चाहे किसी भी मुल्क का हो, अगर उसको आपको जीतना है, कैसे जीतेंगे? बाय लव। तो आप मोहब्बत के साथ अपने, अगर आपके साथ अच्छा रवैया रखेंगे तो बिल्कुल आप उसके दिल को जीत ही जाएंगे। तो ये फार्मूला हर जगह चलता है, जंगो जदल से कुछ नहीं, खराबी होती है, सिर्फ खून खराब होता है। अगर आपको जीतना ही दूसरे इंसान को तो अपने मोहब्बत से जीतिए। तो इस तंजा में इसकी तरफ इशारा किया गया है।
Fourth stanza is, let's remember whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray and condemn. Remember we who take arms against each other. तो यहाँ पे अब जेम्स किकअप फोर्थ स्टेंजा में हमें वार्न करना चाहते हैं कि जब भी आपको कोई लड़वाता है, आपको हथियार उठाने में मजबूर करता है, अपने ही उन इंसानों के जो बिल्कुल खिलाफ, जो आपकी तरह है, उनमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन आपके दिलों में, दिमागों में ये बात डाल दी जाती है कि वो आपके दुश्मन हैं, तो इट इज़ ओनली फॉर द पॉलिटिकल बेनिफिट। तो जब हम उनके खिलाफ हथियार उठते हैं, फिर कत्लो गायर करते हैं, तो फिर क्या होता है, वी डिस्पोज, वी कंडेम एंड बेट्रे आवरसेल्व्स। तो हम अपने आप को ही धोखा देते हैं। मान लीजिए जब इंसानियत का कत्ल होता है, तो एक इंसान, मासूम इंसान का कत्ल होगा तो इंसानियत का कत्ल होता है। तो यहाँ पे वही बात दोहराता है जेम्स किरकप के, दरअसल हम उनको नहीं मारते हैं, उनको कत्ल नहीं, हम खुद को कत्ल करते हैं, क्योंकि ये जो जंग है आखिर में इसमें तबाही है, हर की बर्बादी है। तो हमें कभी भी एक दूसरे के खिलाफ हथियार नहीं उठाने चाहिए। लास्ट स्टेंजा कम्स लाइक दिस, इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेक द इनोसेंस ऑफ आयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन, रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन, नो कंट्रीज स्ट्रेंज। तो लास्ट स्टेंजा में पॉइंट दोबारा ये वार्न करना चाहता है और जोर दे के हमें ये याद दिलाना चाहता है कि ये जब हम कत्लो गारत करते हैं, खून खराबा करते हैं, जंगें बर्पा करते हैं, तो उससे क्या होता है, वी डिफाइल दिस अर्थ, यानी हम इस ज़मीन को गंदा कर दे, अनक्लीन, क्योंकि ये खून के लिए नहीं बनी है। इस ज़मीन पे खून नहीं गिरना चाहिए इंसान का, ये सरसब्ज़ और शादाब होनी चाहिए, हर एक खुशी से यहाँ पे चलना चाहिए। लेकिन जब हम इस पे इंसानों का खून गिरा देते हैं तो ये गंदी हो जाती है। तो जंगों में सिर्फ वही होता है। हेल्स ऑफ फायर, यहाँ दोबारा मेटाफर का यूज़ हुआ है, आगे बात करेंगे। तो वो जंगों की तरफ जब आग के गोले, तो जो बॉम्ब्स का यूज़ होता है, एम्यूनेशन का यूज़ होता है, तो इससे हम इस ज़मीन को गंदा कर देते हैं। और लास्ट लाइन में दोबारा कहता है पॉइंट, रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन, नो कंट्रीज स्ट्रेंज। दरअसल ये जो हमारे जहन में डाला गया है, वो मुल्क आपका दुश्मन है, वो इंसान फॉरेनर है। तो ये कुछ खास चुनिंदा लोगों ने अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए किया हुआ है। अगर आम इंसानों की बात की जाए तो उनमें, उनके दिलों में कोई भी किसी दूसरे के खिलाफ हसद नहीं है, लेकिन क्योंकि ऐसे कुछ माहौल क्रिएट करने वाले लोग होते हैं, इसलिए जेम्स किरकप उन के खिलाफ यहाँ पे ये पोएम में ये मैसेज पहुँचाना चाहता है कि हमें हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कुछ लोग लड़वाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जब हम लड़ते हैं, एक इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, दरअसल वो खुद कत्ल हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर की इंसानियत मर जाती है और आखिर में उसको भी कत्ल होना पड़ता है। क्योंकि जब जंग होती है, जब वार होता है, जब एक दूसरे की नफरत दिल में हो, तो वहाँ पे कभी खुशी नहीं होती है, वहाँ पे कभी सुकून नहीं हो सकता है। उस दुनिया में, उस मुल्क में, उस इलाके में कभी अमन नहीं आ सकता। लेकिन जब आप एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक इंसान दूसरे इंसान को बिल्कुल अपने बराबर का दर्जा देता है, इंसानियत की नज़र से देखता है, तो वहाँ पे खुशियाँ, वहाँ पे सुकून और वहाँ पे एक दूसरे का लगाव और मोहब्बत वहाँ पे हर जगह दिखाई देती है। सो डियर लर्नर्स, दिस वाज अ टेक्स्ट ऑफ द पोएम नो मैन आर फॉरेन। अगर इस पोएम की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगर हम इसके पोएटिक एनालिसिस कर लें, तो ये पोएम जो है इट कंसिस्ट ऑफ 20 लाइन्स ऑफ 5 क्वार्टरेन्स। क्वार्टरेन मीन्स 4 लाइन्स, यानी हर एक स्टेंजा में 4 लाइन्स है, तो 5 क्वार्टरेन्स 20 लाइन्स टोटल हैं। और एक खास बात यहाँ पे मैं बोल दूँ, जो पोएटिक डिवाइस भी यहाँ पे है कि ये जो पोएम है इसमें एक टेक्निक का यूज़ किया गया है जिसको हम कहते हैं एनजैम्ड सेंटेंसेस। यानी अगर आप देखेंगे एक जो सेंटेंस है वो बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के निकल जा रहा है दूसरे स्टेंजा के लाइन के साथ, उसका मीनिंग रिलेट हो रहा है। यानी यू हैव टू गो बिकॉज द मीनिंग रन थ्रू दीज लाइन्स इनटू अनदर स्टेंजा
सो दिस इज कॉल्ड एंजैम्ब्ड सेंटेंसेस। तो रन होता है मीनिंग एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में। जब तक आप ये पोइम अच्छी तरह से न पढ़ लें, ये स्टेंजा अच्छी तरह से पढ़ लें, तब तक आपको पूरा मीनिंग समझ में नहीं आता है। अगर बात आगे करेंगे हम पोइटिक डिवाइसेस की जो जेम्स किरकप ने यहाँ पे यूज़ किए हैं, पहले बोल दूँ कि ये जो पोइम है यहाँ पे कोई राइम स्कीम नहीं है, इट इज़ अ फ्री वर्स। आपको कोई राइम स्कीम नहीं मिलेगी, तो इसको हम फ्री वर्स कहेंगे। पोइटिक डिवाइस की बात करें तो मैंने पहले ही बोल दिया, ये जो पोइम है इसमें एपोस्ट्रोफ का यूज़ किया, ये एड्रेस कर रहा है एब्सेंट ऑडियंस, लेकिन मैं कहता हूँ यहाँ पे हम रीडर्स हैं तो हमारी तरफ इशारा है। सो पहला वाला वो पोइटिक डिवाइस है। दूसरा यहाँ पे मेटाफर यूज़ हुआ है 2-3 जगहों पे। अगर मैं मिसाल दूं तो दूसरी ही लाइन में अगर आप देखेंगे, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म ए सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, तो यूनिफॉर्म जो यहाँ पे है इट एक्चुअली सजेस्ट्स, तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, यहाँ पे मेटाफर है। तो मिलिट्री जो मिलिट्री पर्सनल होते हैं, तो ये एक मेटाफर यहाँ पे यूज़ हुआ है। अगर मेटाफर की दोबारा बात करेंगे तो इस पोइम में अगर आप स्टेंजा लास्ट जो है इसका 5th वन, तो हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट, तो ये वॉर की तरफ इशारा कर रहा है। दिस इज अगेन अनदर मेटाफर यूज्ड इन द पोइम, हेल ऑफ फायर एंड डस्ट, इट सजेस्ट्स वॉर। तो बात करेंगे, इसने यूज़ किया है जिसको हम टेक्निक कहते हैं पॉलीसिंडेटन। पॉलीसिंडेटन का यूज़ हुआ है इस पोइम में। स्टेंजा अगर आप देखेंगे, दे टू अवेयर ऑफ द सन एंड एयर एंड वाटर, तो जब हम कंजक्शन को इन एडिशन यूज़ कर लेते हैं कहीं जगह पे जहाँ पे आपको ज़रूरत भी न महसूस हो, तो वहाँ पे उसको टेक्निक कहते हैं पॉलीसिंडेटन। जैसे आप देखिए सन एंड एयर एंड वाटर, सो दिस यूज़ ऑफ एंड ट्वाइस इन दिस वेरी पर्टिकुलर सेंटेंस इज पॉलीसिंडेटन। अगर आगे जाएंगे हम यहाँ पे तो रेपिटेशन का भी यूज़ हुआ है एक पोइटिक टेक्निक। जैसे आप देखेंगे, रिमेंबर जो वर्ड आया है, इट हैज़ 5 टाइम्स इन द होल पोइम, 5 बार आया है इस पोइम में ये। और ये जो लाइन है, रिमेंबर नो मैनर स्ट्रेंज नो कंट्रीज फॉरेन, तो ये 2 बार यहाँ पे आए, पहले और आखिर में, तो ये भी रेपिटेशन है, इसका भी यूज़ किया गया है। थीम की बात करें तो मैं पहले ही कह चुका हूँ, द मेन एंड द सेंट्रल थीम ऑफ दिस पोइम इज दैट वी मस्ट गो फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड। अगर हम चाहते हैं कि इस दुनिया में अमन कायम हो, खून खराबा ना हो, तो हमें एक दूसरे को बिल्कुल इंसानियत के कदरों के साथ एक दूसरे के साथ पेश आना चाहिए, चाहे वो किसी भी मुल्क का हो। ये जो बाउंड्रीज़ का तकाजा, ये जो बॉर्डर्स का तकाजा हमने खड़ा किया हुआ है, तो ये सिर्फ कुछ लोगों ने, गिने चुने उन माइंड्स ने जिनको कोई पॉलिटिकल फ़ायदा मिलना था, तो उन्होंने खड़ा किया हुआ है। अदरवाइज जेम्स किरकप चाहता है कि हम सब लोग एक हैं, बराबर हैं, हम आपस में दुश्मन नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी जो होल स्ट्रक्चर नेचर ने बनाई है, वी आर अलाइक, वी आर सेम। सो दिस इज़ द वेरी मैसेज दैट यूनिवर्सल ब्रदरहुड इज़ द अल्टीमेट मोटो ऑफ ए ह्यूमन बीइंग ऑन दिस वर्ल्ड। आज के लेसन में इतना ही। नेक्स्ट लेसन में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। फ्रॉम प्रोज पोएट्री ग्रामर, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।